Audio Jungle। सोचिए, आग, धुआं और एक ऐसी बेजोड़ कारीगरी जिसे देखकर पूरी दुनिया दंग रह जाए। आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटने वाले हैं जो भारत के महान बुनकरों, लौह प्रगालकों और कारखानों के उठने, गिरने और फिर राख से दोबारा जिंदा होने की एक बहुत ही दमदार कहानी सुनाते हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं एक बहुत ही गहरे सवाल से। क्या सिर्फ एक तलवार पूरा साम्राज्य बदल सकती है? सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन इतिहास की कुछ चीजें सिर्फ धातु का टुकड़ा नहीं होती, वो खौफ और सत्ता का प्रतीक बन जाती हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे उस युग में चलते हैं जहां हथियारों की धार ही साम्राज्यों की किस्मत तय किया करती थी। ये कोई आम हथियार नहीं है। ये है टीपू सुल्तान की वो अजेय वुडस्टीन की तलवार जिसके नाम से ही दुश्मन कांपते थे। इस पर जो पानी की लहरों जैसा खूबसूरत पैटर्न है ना, वो लोहे के अंदर मौजूद छोटे छोटे कार्बन क्रिस्टल्स से बनता था। ये तलवार इतनी सख्त और तेज थी कि दुश्मनों के भारी भरकम लोहे के कवच को भी कागज की तरह चीर सकती थी। अध्याय 1, भारत का स्वर्णिम युग। वो दौर जब हमारे सूती कपड़ों का पूरी दुनिया पर राज था। बात 1750 के दशक की है, जब अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा भी नहीं किया था। उस वक्त भारतीय कपड़ा अपनी शानदार क्वालिटी और बारीक कारीगरी के लिए पूरी दुनिया में छाया हुआ था। एक तरफ बेहद बारीक जामदानी बुनाई का जादू था, तो दूसरी तरफ जीवंत फूलों वाले डिजाइन जिन्हें चिन्स कहा जाता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये शब्द असल में हमारी हिंदी के छींट शब्द से ही निकला है। 1680 के दशक से ही यूरोप में इसका इतना भयंकर क्रेज था कि खुद इंग्लैंड की महारानी तक हमारे भारतीय रेशम और सूती कपड़े पहना करती थीं। अब इस व्यापार का स्केल देखिए। 1730 में ईस्ट इंडिया कंपनी का सिर्फ एक ऑर्डर 98 अलग अलग वैरायटी के 5,89,000 कपड़ों का था। मतलब सोचकर देखिए ये कितनी बड़ी बात थी। हमारे व्यापार ने दुनिया की भाषा तक बदल दी। इराक के मोसूल शहर से मसलिन या मलमल शब्द आया और केरल के कालीकट से कैलिको शब्द बना। उस समय पूरी दुनिया जैसे भारतीय कपड़ों की दीवानी थी। अध्याय 2, ब्रिटिश औद्योगीकरण। हमारी सदियों पुरानी कला पर एक गहरा प्रहार। भारतीय कपड़ों की इस दीवानगी से इंग्लैंड के ऊन और रेशम बनाने वाले बुरी तरह घबरा गए। उन्होंने इसका कड़ा विरोध शुरू कर दिया और फिर शुरू हुआ कानूनों और मशीनों का एक ऐसा चक्र जिसने सब कुछ बदल दिया। 1720 का कैलिको एक्ट, जिसने सीधे तौर पर चिन्स पर बैन लगा दिया। फिर 1764 में स्पिनिंग जेनी नाम की मशीन आई और 1786 में भाप का इंजन। ये ब्रिटिश मशीनों और कानूनों की एक ऐसी क्रूर आंधी थी जो हमारे कारीगरों को पूरी तरह से कुचलने के लिए आगे बढ़ रही थी। अध्याय 3, बुनकरों की पीड़ा। वो दौर जब हमारे अपने बाजार ढहने लगे थे। 1830 के दशक तक आते आते ब्रिटेन की मशीनों से बना सस्ता सूती कपड़ा भारतीय बाजारों में किसी सुनामी की तरह घुस गया। 1880 तक तो हालात ये हो गए कि भारत में पहने जाने वाले 2/3 कपड़े ब्रिटेन से आ रहे थे। इस सस्ते माल ने हमारे बाजारों पर कब्जा कर लिया। बंगाल के तांती बुनकरों जैसे विशेषज्ञ समुदाय जो पीढ़ियों से इस शानदार कला को जिंदा रखे हुए थे, पूरी तरह तबाह हो गए। यूरोपीय कंपनियों ने अचानक ऑर्डर देना बंद कर दिया और हुनरमंद हाथ रातों रात बेरोजगार हो गए। इस दर्द की गहराई को आप 1823 में कंपनी सरकार को भेजी गई 12,000 बुनकरों की इस याचिका से महसूस कर सकते हैं। उन्होंने लिखा था, हमें भोजन के लिए भूखों मरना पड़ेगा, हम कोई और व्यवसाय नहीं जानते। ये सिर्फ कागज पर लिखे शब्द नहीं थे, ये एक पूरी सभ्यता के सबसे हुनरमंद हाथों की टूटती हुई सांसों की आवाज थी। और इसका शिकार सिर्फ पुरुष नहीं हुए। ब्रिटेन से आने वाले विलाती सूत ने उन अनगिनत महिलाओं से उनका आशियाना छीन लिया जो सूत काटकर अपना घर चलाती थीं। 1828 में समाचार दर्पण में छपा एक विधवा का पत्र इस बात का गवाह है कि कैसे लाखों ग्रामीण महिलाएं रातों रात बेसहारा हो गईं और भुखमरी की कगार पर पहुंच गईं। अध्याय 4, अजेय तलवार और टीपू सुल्तान की विरासत। कपड़ों के बाद आइए वापस उसी रहस्यमय धातु की ओर लौटते हैं। दक्षिण भारत में बनने वाला ये वुड स्टील असल में एक हाई कार्बन स्टील था। इसे मिट्टी के छोटे बर्तनों में लोहे और चारकोल को मिलाकर एक बहुत ही जटिल और सटीक तापमान पर बनाया जाता था। ये तकनीक इतनी एडवांस थी कि माइकल फैराडे जैसे महान वैज्ञानिक भी इसे समझने में 4 साल तक उलझे रहे।
लेकिन फिर ये भट्टियां अचानक ठंडी क्यों पड़ गईं? इसका हमला कई मोर्चों से हुआ था। राजाओं और नवाबों की हार से तलवारों की डिमांड ही खत्म हो गई। ऊपर से अंग्रेजों के कड़े जंगल कानून। अब कारीगर चारकोल बनाने के लिए जंगल से लकड़ी भी नहीं ला सकते थे। भट्टियों पर भारी टैक्स थोप दिए गए और ब्रिटेन से आने वाले सस्ते लोहे ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। मध्य भारत के इन गांवों में बसने वाले अगरिया समुदाय की कहानी बहुत ही दुखद है। लोहा पिघलाने में माहिर इस समुदाय को भयंकर अकाल और अंग्रेजों के निर्मम वन कानूनों के आगे घुटने टेकने पड़े। महज जिंदा रहने के लिए उन्हें अपने पुश्तैनी गांव छोड़ने पड़े और उन भट्टियों में फिर कभी आग नहीं जली। अध्याय 5 टाटा और नया सवेरा, राख के ढेर से उद्योग का पुनर्जन्म। ये पल किसी सिनेमाई क्लाइमैक्स से कम नहीं है। जब चार्ल्स वेल्ड और दोराबजी टाटा बेहतरीन लोहे की तलाश में जंगलों की खाक छान रहे थे, तब जानते हैं उन्हें रास्ता किसने दिखाया? उसी विस्थापित अगरिया समुदाय ने। उन्होंने ही दुनिया का सबसे बेहतरीन लॉ अयस्क राजहरा की पहाड़ियों में ढूंढने में मदद की। जिनकी रोजी रोटी छिन गई थी, उन्हीं ने भारत की एक विशाल औद्योगिक वापसी की मजबूत नींव रखी। और उसी खोज से जन्म हुआ इस विशाल कारखाने का। 1912 में सुवर्ण रेखा नदी के तट पर खड़ी हुई टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, यानी टिस्को। इसकी धधकती भट्टियां सिर्फ लोहा नहीं पिघला रही थी, वो भारत की औद्योगिक क्षमता, हमारी आज़ादी और हमारी बगावत की एक नई पहचान बनकर खड़ी हो गई थी। आप जरा इतिहास का ये सबसे बड़ा व्यंग्य देखिए। 90%। जब पहला विश्व युद्ध छिड़ा तो ब्रिटेन से स्टील का आना बंद हो गया। तब उसी ब्रिटिश सरकार को अपनी रेल लाइनों और युद्ध के गोलों के लिए टिस्को के दरवाजे पर आना पड़ा। 1919 तक आते आते हालात ये हो गए कि ब्रिटिश सरकार भारत में टिस्को का 90% स्टील खरीदने के लिए मजबूर हो चुकी थी। है ना कमाल की बात? निष्कर्ष, ज्ञान की शक्ति। हमने दुनिया के सबसे बेजोड़ कपड़ा उद्योग का वो सुनहरा दौर देखा, उसका दर्दनाक पतन देखा, और फिर राख से उठकर खड़े होने वाले भारतीय उद्यम की आग भी देखी। अब अंत में ये एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने छोड़ जाता है। इतिहास से मिली इस चिंगारी को हम भविष्य का स्वर्णिम प्रकाश कैसे बना सकते हैं? ये महज बीते हुए कल की कहानी नहीं है। ये लचीलेपन, इनोवेशन और आत्मनिर्भरता का वो सबक है जो हमें आज भी बहुत कुछ सिखाता है। आदि सिनेवैक्स का बस एक ही मकसद है, आप तक ज्ञान को एक दमदार और सिनेमाई अंदाज में पहुंचाना। अगर इतिहास का ये रोमांचक सफर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ज्ञान की इस यात्रा में अगले विश्लेषण में फिर मुलाकात होगी।